हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम कोर कंप्यूटर सब्जेक्ट की पढ़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोर कंप्यूटर सब्जेक्ट क्या क्या, जैसे ये क्या होता क्या है, पहले स्टार्टिंग्स में स्टार्ट करूँगा। कोर कंप्यूटर सब्जेक्ट में इसमें कंप्यूटर के वो सब्जेक्ट आते हैं जो कंप्यूटर से जो कोई कोर्स करता है, जैसे बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, कंप्यूटर साइंस से कोई बीटेक करता है, एमटेक करता है, तो ये सारे सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन होता है, डिजिटल लॉजिक होता है, तो ये सारे इनको कोर सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक, तो अब इनका यूज़ कहाँ पे होता है, देखो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है और डिजिटल लॉजिक है, सीओए है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन सब का यूज़ कहाँ पे होता है। पहला सबसे यूज़ तो ये है कि जो बीटेक कंप्यूटर साइंस से होता है, बीसीए होता है, एमसीए होता है, इन सब में ये सारे सब्जेक्ट एकेडमिक में पढ़ाए जाते हैं। ये सारे सब्जेक्ट वहाँ एकेडमिक में पढ़ाए जाते हैं। दूसरा इसका क्या है, कंप्यूटर के बारे में जो और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है, कंप्यूटर के बारे में और जानना चाहता है, ये सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में होती हैं, तो इसके बारे में डिटेल में कोई अगर जानना चाहता है तो ये उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैं बता दूँ, ये लेक्चर जो मेरा है, ये जो मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीरीज, ये सीरीज़ कौन कौन देख सकता है, बीसीए के स्टूडेंट जिनके एकेडमिक में ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनके सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम या बाकी के सारे सब्जेक्ट होंगे। ठीक, कंप्यूटर साइंस से बीटेक वाले जिसके एकेडमिक में ऑपरेटिंग सिस्टम जिस सेमेस्टर में होगा, तो ये सारे स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस, वहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है, तो इन सब के लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। आज से एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं और सारी चीज़ें एकदम डिटेल वे में देखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक हमारा जो सबसे बेसिक और वो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, हम आज यहाँ पे देखेंगे। ठीक, इंट्रोडक्शन होता क्या है, देखो ये एक कंप्यूटर का ही पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में, हर कंप्यूटर में होता है ना, कंप्यूटर में होता है, मोबाइल में होता है, तो वो उसी का पार्ट है। तो इसी के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। अब आज देखो, एक कंपनी है ना माइक्रोसॉफ्ट सब लोग जानते होंगे ना। माइक्रोसॉफ्ट आज इतनी वर्ल्ड की लगभग सब बड़ी कंपनियों में काउंट की जाती है ना, तो वो इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी, बस उसने क्या किया, एक एप्लीकेशन बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उसको क्या नाम था, माइक्रोसॉफ्ट। ये तुम अपने इसमें यूज़ करते हो ना, तो उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना के वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। तो तुम सोच सकते हो कितना यूज़फुल ये है। अब इसके बारे में एक एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहली चीज़, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अगर तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हारा मोबाइल है, अगर तुम्हारे मोबाइल से जितने एप्लीकेशन से सारे हटा दिए जाएं, तुम्हारे मोबाइल के सारे एप्लीकेशन हटा दिए जाए, स्विच ऑन ही ना हो, स्विच ऑन जब करते हो तो ढेर सारी प्रोसेस रन होती है ना, वो प्रोसेस ही रन ना हो तो तुम्हारा मोबाइल किस काम का रहेगा, जस्ट लाइक डिब्बा रहेगा ना, केवल एक डिब्बे की तरह ही रहेगा ना। तो सेम यही काम करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये क्या काम करता है, ये एक तरह से किसी भी कंप्यूटर में जान डालने का काम करता है। क्या काम करता है, जान डालने का काम करता है। इसको देखो ऐसे समझो, हमारी ह्यूमन बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी होती है, तो ये जो ह्यूमन बॉडी है, अगर इस ह्यूमन बॉडी से जान निकाल लिया जाए, जिससे हम जीवित रहते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं, अगर इसे जान निकाल दिया जाए तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी ना, ये एक डिब्बा टाइप में रहेगा ना, एक डिब्बा टाइप में ही रहेगा केवल। तो ये जो जान होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बिहेव करती है। ये जो ह्यूमन बॉडी होती है, ये एज अ कंप्यूटर बिहेव करती है। कंप्यूटर हमारी जस्ट लाइक एज्यूम करो कि एक ह्यूमन बॉडी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जान है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बिहेव लाइक अ जान। ठीक, इतना समझ गए ना। अब देखो, जब आदमी की डेथ हो जाती है, तो मतलब क्या है, उसकी जान निकल जाती है, अब जब जान निकल जाती है, डेड बॉडी किसी काम की नहीं होती ना, जब आदमी की डेथ हो जाती है उसकी डेड बॉडी किसी काम की नहीं होती। तो सेम इसी तरह यहाँ पे एज्यूम करो कि अगर
कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम निकल गया, ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो गया, हट गया, तो ये जो कंप्यूटर है पूरी तरह से डेड हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक, आई होप यहाँ से बेसिक आइडिया लगा होगा। तो मैं अब इसको यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहली चीज़ तो इसमें तुमको इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इनकी डेफिनेशन में सबसे जो तुमको पहला पॉइंट इसमें देखना है, तो तुमको क्या करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। देखो जैसे एक मैं सी लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट किया हो ना, तो उसमें तुम क्या पढ़ते हो, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना सीखते हो ना, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना सीख रहे हो ना। तो बस ऑपरेटिंग सिस्टम वही होता है कि कई सारे ढेर सारे प्रोग्राम को एक साथ कंबाइन कर दो, कंबाइन करके अब उन्हीं का एक सेट बना दो, उसी को बोला जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वो कैसा प्रोग्राम होगा, कौन प्रोग्राम होगा, ये सारी चीज़ें हम सब्जेक्ट के अंदर जैसे जैसे जाते जाएंगे वो सारी डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा इसमें पॉइंट तुमको याद रखना, क्या रखना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। किसके बीच में, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। एक तरीके से ये कह सकते हो इंटरफेस का मतलब, अगर हम अपने मोबाइल से, तुम अपने मोबाइल को आजकल फटाफट उंगलियों से चलाते हो ना, कंप्यूटर को फटाफट चलाते हो ना, तो अगर हम अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से अगर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो इसका केवल एक ही रीज़न है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है जो क्या काम करता है, हमारे दिए गए इनपुट को अंडरस्टैंड करता है, और अंडरस्टैंड करने के बाद हमारे कंप्यूटर को सिग्नल देता है कि हाँ ये काम करता है। समझे ना। तो यूज़र मतलब ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है उसी को क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझे ना। अब उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट तुम क्या कह सकते हो, ये जो सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, ये चीज़ मैं बता दिया ना, तो इसको तुम और डिटेल में अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, सेट ऑफ प्रोग्राम विच मैनेज एग्जीक्यूशन। मतलब कंप्यूटर के जितने भी काम होते हैं, जितने भी टास्क होते हैं, विच मैनेज ऑल द टास्क, विच मैनेज एंड कंट्रोल ऑल द टास्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, अब देखो इसको इस डायग्राम से समझो। मैं यहाँ पे क्या बताया, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो इसका मतलब बीच कहीं ऊपर यूज़र होगा और उसके बाद कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर जो होगा, ये कंप्यूटर होगा, इसको क्या बोल सकते हो, ये डिफरेंट हार्डवेयर से मिलके बना होता है ना, तो इसको तुम ये बोल सकते हो कि सीधा से हार्डवेयर। कंप्यूटर डिफरेंट हार्डवेयर से तो बन के होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, प्रिंटर होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो इसको हम एक वर्ड में हार्डवेयर बोल देते हैं। अब इन्हीं के बीच में इंटरफेस का काम करेगा। तो इंटरफेस का काम करेगा तो वो कहीं ना कहीं बीच में रखा जाएगा ना, तो बीच में रख दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो देखो कि होता क्या है, यूज़र को कोई काम करना होता है तो यूज़र इसको इनपुट देता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस इनपुट को अंडरस्टैंड करता है। अंडरस्टैंड करने के बाद ये इसको सिग्नल दे देता है। सिग्नल मतलब इनपुट दे देता है। फिर ये जो हमारा कंप्यूटर है ये उसमें प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो भी आउटपुट जनरेट होता है वापस इसको आउटपुट दे देता है। अब फिर से ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, और ये आउटपुट दे देता है यूज़र को। अब देखो ध्यान से समझो, अब डायरेक्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज तो समझ नहीं पाते हैं। तुम कभी डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट तो करते नहीं हो ना। तुम कभी देखे हो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा नहीं देखे हो ना। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए हम डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करते हैं। जैसे क्या, तुम अपने मोबाइल में क्या यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, FB यूज करते हो, इंस्टा यूज करते हो, मान लो कुछ भी तरह के एप्लीकेशन यूज करते रहते हो ना। तो जो एप्लीकेशन होता है, ये जो एप्लीकेशन होता है
तुम डायरेक्टली इनपुट नहीं दे सकते हो। तुम डायरेक्टली इनपुट दोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ पाएगा। तो होता क्या है, एक बीच में एप्लीकेशन बनाया जाता है, तुम क्या करते हो, इस एप्लीकेशन से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते अपना इनपुट देते हो। अब ये जो तुम्हारा एप्लीकेशन होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इनपुट देता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इनपुट देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को, मतलब हमारे जो डिवाइस है मोबाइल या कंप्यूटर को इनपुट देता है। उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे जो भी प्रोसेस करना होता है अपना प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस करने के बाद ये आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा और ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन को आउटपुट देगा और तुम्हारा जो एप्लीकेशन होता है ये हमको डायरेक्ट मतलब यूजर को आउटपुट शो कर देता है। ऐसा ही तो होता है ना, ऐसा ही तो होता है। अब देखो जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में तुम ओपन करने का काम है तो तुम व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो, मतलब तुम एप्लीकेशन में इनपुट दिए ना। अब इनपुट देने के बाद फिर ये कहाँ पे जाता होगा, जो तुमने क्लिक किया तो ये जो प्रोसेस है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद फिर कंप्यूटर के मेमोरी में या कहीं पे जहाँ पे भी वो रिसाइड है, जहाँ पे रखा है वहाँ पे जाता होगा। उसके बाद फिर आउटपुट जनरेट होता है, आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद फिर एप्लीकेशन के बाद फिर यूजर के पास, ऐसे करके पहुँच जाता है। इतना समझे ना। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा, थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, हम अपने कंप्यूटर में वो कहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, समझे ना। तो ये हायरार्की यूज करना, सबसे पहले यूज़र मतलब हम लोग होते हैं, हम किसी न किसी एप्लीकेशन के यूज करते हैं, वो किसी न किसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं। वो एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप की, ये सारी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब वो हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या काम करता है, ये हमारे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। अब कंप्यूटर से इंटरेक्ट करके जैसा आगे की प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। अब ये बात बताओ एक चीज़, यहाँ से तुम यहाँ से तुम चौथा पॉइंट ये नहीं लिख सकते हो कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये अपना जो टास्क होता है मशीन लेवल, मतलब मशीन लेवल पे करता है, मशीन से इंटरेक्ट करता है। हम यूजर से इसका कहीं डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता ना। तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन मशीन लेवल सॉफ्टवेयर, मशीन लेवल सॉफ्टवेयर। ठीक, क्यों ऐसा बोलते हैं मशीन लेवल सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम का डायरेक्ट इंटरेक्शन किसी न किसी मशीन से होता है। वो मशीन हमारी क्या होगी, कंप्यूटर होगी, समझे ना। अब देखो इतना समझे ना। अब चौथे के बाद अगर पांचवा पॉइंट तुमसे पूछे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज क्यों करते हैं, क्यों हम पढ़ते क्यों हैं इसको, तो देखो सबसे पहली चीज़ इसमें ध्यान से सुनना। पहला इसका जो यूज़ है ये तुमको यहाँ से समझ में आया होगा ना कि क्या किस लिए इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये हमको किसी यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है, इंटरेक्ट करवाता है, समझ गए ना। दूसरा इसका क्या काम होता है, तुम्हारे कंप्यूटर की जो भी मेमोरी होती हैं, जो भी तुम अपनी फाइल्स, जितनी भी दुनिया भर की फाइल्स, ऑडियो वीडियो, ये सारी फाइल्स होती हैं, ये सारी जितना भी तुम अपने कंप्यूटर में सब प्रोसेस करते हो वो सारी, जितनी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड वो सारे होते हैं, इन सब को हैंडल करने का काम, मैनेज करने का काम जो होता है ये कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, समझे ना। समझे, पहला काम क्या हो गया कि यूज़र और मशीन के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड कराना। ठीक, दूसरा काम क्या हो गया, हमारे कंप्यूटर में किस फाइल को कितना स्पेस मिलेगा, किस प्रोसेस को कितना स्पेस मिलेगा, कौन सा, जैसे तुम अपनी कोई इमेज है वो कंप्यूटर में रखते हो ना, तो वो इमेज को मेमोरी में कहाँ उसको जगह मिलेगी, क्या होगा उसके साथ, तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, समझे ना। अब फाइल जैसे तो तरह तरह की फाइल्स होती हैं, उनको तुम ले जाके किसी एक जगह पे रख देते हो ना, तो वो जो रखने के लिए स्थान जो मतलब जगह बनाता है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये सारी प्रोसेसेस होती हैं ना कंप्यूटर में, एक साथ कई सारी प्रोसेस हो सकती है ना, तो सारी प्रोसेसेस को मैनेज करने का, कौन पहले होगी, कौन बाद में होगी, कौन कब होगी,
ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई हमारी फाइल हार्म ना होने पाए, ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है? ये मैनेज करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। समझे ना? तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन की बात। तो डेफिनेशन में तुमको यही 5 पॉइंट अगर तुम ध्यान रख लोगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर किसी एग्ज़ाम में या सेमेस्टर एग्ज़ाम में या कहीं भी कुछ पूछा जाता है तो इतना मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक, पहला पॉइंट सेटअप प्रोग्राम होता है। दूसरा पॉइंट यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तीसरा सेटअप प्रोग्राम होता है जो मैनेज और कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर के लगभग सभी टास्क को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मशीन लेवल का सॉफ्टवेयर होता है। फिर इसका यूज़ ये होता है, और ये डायग्राम बना दोगे, ये मोर देन सफिशिएंट होगा। अब देखो, जितना तुमने अभी तक पढ़ा इसकी डेफिनेशन, इससे तुम क्या कह सकते हो कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो गोल होता है, इसका जो गोल होता है, इसका क्या गोल हो सकता है? मतलब ये हमारे कंप्यूटर में किस लिए रखा जाता है, इसका मकसद क्या होता है, इसका रखने का मकसद क्या होता है? तो तुम क्या कह सकते हो? पहला काम तो ये हो सकता है, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम कंप्यूटर से बात ही ना कर पाए ना, हम कंप्यूटर से कहाँ इंटरेक्ट कर पाएंगे? तो इसका जो सबसे मेन काम होता है वो कन्वीनियंस होता है। क्या होता है? कन्वीनियंस होता है। हमारे मतलब यूज़र के बीच में और मशीन के बीच में जब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना होता है तो वहाँ पे कन्वीनियंटली कम्युनिकेशन हो जाए, ये कौन इंश्योर करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है। अब ये तो यहाँ से निकल के आया कि जो हम ये डायग्राम बनाए थे, यहाँ से ये समझ में आया कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में अगर बीच में ये इंटरफेस का काम करेगा तो हमारे लिए यूज करना कन्वीनियंट हो जाएगा। दूसरा जो ये यहाँ पे हम 3-4 यूज किए थे, मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना, फाइल्स को मैनेज करना, सिक्योरिटी को मैनेज करना, तो ये सारा मैनेज करने का काम ये करता है ना। और जब अगर हमारे कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे से मैनेज करके रखी रहेंगी तो हमारा कंप्यूटर इफ़िशियंटली चलेगा ना। तो इसका जो दूसरा गोल होता है एफिशिएंट, दूसरा गोल क्या होता है? एफिशिएंट। तो तुम ये कह सकते हो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल होता है, इसका जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है कन्वीनियंस, और जो इसका सेकेंडरी गोल होता है, सेकेंडरी गोल क्या होता है? एफिशिएंट। ठीक, कंप्यूटर के 2 गोल होते हैं, पहला कन्वीनियंस, दूसरा एफिशिएंट। कन्वीनियंस क्यों होता है? क्योंकि ये यूज़र के और कंप्यूटर मशीन के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। अब इंटरफेस का काम करेगा तो हमारा काम जो हो इतना कठिन होने वाला था उसको आसान बना देगा, कन्वीनियंट बना देगा। दूसरा काम, ये सारे चीज़ों को, मेमोरी को, फाइल्स को, प्रोसेस को, इन सबको मैनेज करता है। इसीलिए इसका सेकेंडरी टास्क जो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफिशिएंट। आई होप ये सबको समझ में आया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन के बारे में। ठीक है ना? अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे। देखो, ये जो इसके टाइप हैं, तुम नेट पे सर्च करोगे ना तो तुमको कंप्लीट टाइप नहीं मिलेगा। कभी कभी तुमको कुछ दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा। मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सारे टाइप के, यहाँ पे जितने भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम इस दुनिया में तुमको मिलते हैं वो सारे के टाइप में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आप ध्यान से समझना। ये इसका जो टाइप हैं इनको हम 3 बेसिस पे कैटेगराइज कर देते हैं। इनको हम 3 बेसिस पे कैटेगराइज कर देते हैं। अगर लुक एंड फील के बेसिस पे बात करें, लुक एंड फील के बेसिस पे बात करें, मतलब ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता कैसे है, ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता कैसे है, कंप्यूटर में दिखता कैसे है। तो ये यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है CUI और दूसरा होता है GUI। समझे ना? दूसरा होता है GUI। अब उसके बाद जो होता है, इसका जो दूसरा टाइप होता है, ये तुम कह सकते हो कि यूज़र बेसिस या जो नाम देना हो दे दो। मैं ये नाम जो है ना, ये मैं अपने से दे रहा हूँ। अब इसे मैं कैटेगराइज किया हूँ कि इससे मतलब ये है कि सारा जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब कवर हो जाए। यहाँ पे तुमको जो नाम देना हो तुम दे सकते हो। यूज़र बेसिस पे क्या कर सकते हो? यूज़र एंड, मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ यूज़र एंड
यूजर्स के बेसिस पे, यूज़र और यूजर्स के बेसिस पे। देखो क्या हो सकता है इसका सिंगल, ये है सिंगल यूज़र, और हो सकता है सिंगल टास्किंग, मतलब सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग हो सकता है। एक हो सकता है सिंगल यूज़र और मल्टी टास्किंग। एक क्या हो सकता है मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग। एक क्या हो सकता है मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग। ये यहाँ पे इसके 4 पार्ट होंगे, ये यहाँ पे इसके 4 पार्ट होंगे। अब उसके बाद जो सबसे मेन है, जो हमको पढ़ने में थोड़ा वो जो मेन सबसे थोड़ा सा यही ज़्यादातर मिलता है, ये क्या है, इसमें इसके टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें पहला टाइप जो होता है इसका ये हो सकता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये वाला जो है ना प्रैक्टिकल कह सकते हो, प्रैक्टिकल बेसिस। मतलब ये है कि आज के टाइम में जितने ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, iOS हो गया, एप्पल का, एंड्रॉयड हो गया, तो उनके लुक वाइज ये उनके मतलब प्रैक्टिकली वो कैसे वर्क करते हैं उस बेसिस पे ये है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दूसरा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तीसरा होता है टाइम शेयरिंग होता है। चौथा एक होता है चौथा होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा होता है मल्टीटास्किंग के बाद होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। इसके बाद छठवा होता है मल्टी प्रोसेसिंग होता है, और एक छठवा मल्टी प्रोसेसिंग होता है। और ये इतने होते हैं बैच ऑपरेटिंग, और भी इसमें कई सारे हो सकते हैं लेकिन मैं अभी इतने ध्यान। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक, इतने हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और भी हो सकते हैं, कोई और कैटेगराइज किया होगा, लेकिन अभी इतना देखो। अब इसके हम टाइप को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक, अब जैसे इसमें एक पहला CUI का मतलब क्या होता है? CUI का मतलब होता है कैरेक्टर बेस्ड यूज़र इंटरफेस। तो इसमें क्या होता है कि जो तुमको कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट अगर देना है तो एक एक कैरेक्टर टाइप करके इसमें इनपुट दिया जाता है। अब जैसे देखो, इनपुट देने का जो नॉर्मल मेथड तुम लोग जानते हो वो कौन सा मेथड है? माउस पकड़े, जहाँ पे कोई चीज़ क्लिक करना है गए, सेलेक्ट किए, क्लिक कर दिए, यही करते हो ना। ज़्यादातर हम जो इनपुट देते हैं वो माउस से इनपुट देते हैं ना। मतलब माउस से इनपुट कैसे दिया जाता है? स्क्रीन में देखो और स्क्रीन में जहाँ पे भी हमको यूज है, जहाँ पे हमको इनपुट देना है वहाँ पे जाओ, सेलेक्ट करके इनपुट दे दो, यही होता है ना। लेकिन ये जो इसका दूसरा टाइप है CUI कैरेक्टर बेस्ड, इसमें क्या होता है कि एक ओपन होता है कमांड प्रॉम्प्ट। क्या ओपन होता है? कमांड प्रॉम्प्ट। अब कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके इसमें कैरेक्टर टाइप करके इनपुट दे देते हैं। समझे ना? क्या करते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में एक एक कैरेक्टर टाइप करके इनपुट देते हैं, उसी को बोला जाता है CUI मतलब कैरेक्टर बेस्ड यूजर इंटरफेस। नाम से ही क्लियर, इसमें तुमको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम क्या काम करें, कोई कैरेक्टर कमांड प्रॉम्प्ट में कैरेक्टर टाइप करके इनपुट दें। अगर तुम पूछोगे इसका एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट का पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस वाला, तो वो सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको बोला जाता है CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तुमको बस इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम कमांड प्रॉम्प्ट में कैरेक्टर टाइप करके इनपुट देते हैं उसको बोलते हैं CUI। अब उसके बाद जो दूसरा इसका आता है GUI।
अब देखो दुनिया में आजकल सबसे ज़्यादा GUI यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के इस समय के करंट टाइम में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब GUI। GUI का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक। तो इसमें तुमको क्या करना होता है, नाम से देखो क्लियर है, ग्राफिकल मतलब इसमें कुछ जो इनपुट देने का तरीका होगा कुछ ग्राफिक्स टाइप का होगा। अब देखो इसमें तुम जो स्क्रीन में देख के फिर जो इनपुट देते हो ना उसी को बोला जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसी को बोला जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब स्क्रीन में हमको ग्राफिक्स दिखती है, आप उसी को जो सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके फिर इनपुट दे दो, यही काम होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आजकल के जितने भी तुम माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो ना, विंडो 10, विंडो 7, ये सब के सब कैसी हैं? GUI है ना, क्योंकि तुम उसमें देखते हो फिर इनपुट देते हो। अब एक जो लाइनेक्स होता है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें तुम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इनपुट दे सकते हो और चाहो तो ग्राफिकल के थ्रू, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब देख के भी इनपुट दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी GUI और CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके बाद बारी आती है यूज़र एंड यूजेस के बेसिस पे। अब देखो तुमको इसमें कुछ नहीं करना, बस नाम याद है तो उसका काम भी आसानी से याद हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग मतलब ऐसा कंप्यूटर, मान लो ये हमारे पास एक कोई कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर की ऐसा फंक्शन है, इस कंप्यूटर का ऐसा फंक्शन है कि इसमें एक टाइम में केवल सिंगल यूज़र होता है और एक ही काम कर सकता है। टास्किंग का मतलब काम, तो मतलब एक यूज़र है और एक टाइम में एक ही काम कर रहा है, दूसरा काम उसमें नहीं कर सकता, तो उसको बोलेंगे सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। ठीक समझे ना, एक टाइम में एक ही यूज़र है और एक ही काम कर रहा है। इसी तरह इसमें बात करें, एक टाइम में सिंगल यूजर है लेकिन मल्टीटास्क मतलब एक टाइम में ढेर सारे मतलब कई सारे काम कर रहा है। ठीक, एक टाइम में कई सारे काम कर रहा है। ठीक, और उसके बाद मल्टी यूज़र सिंगल टास्किंग में ये क्या हो जाएगा कि मतलब यूज़र तो कई सारे हैं लेकिन एक टाइम में उसमें केवल एक ही काम हो रहा है, केवल और केवल एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, दूसरी प्रोसेस नहीं एग्जीक्यूट हो सकती। ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ख़राब होते हैं, तो ये वाले जल्दी मिलते नहीं हैं, ये वाले नहीं मिलते। उसके बाद मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ये सबसे फेमस वाला पार्ट है। इसमें क्या हो जाएगा, मल्टी यूज़र मतलब ढेर सारे यूज़र होंगे, मल्टीटास्किंग ढेर सारा काम होगा एक टाइम में, एक किसी टाइम में एक काम होगा और एक टाइम में ढेर सारा काम होगा और ढेर सारे यूज़र होंगे। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, एट वन टाइम है, एट वन टाइम जो भी तुमको एट वन टाइम, अब एक को यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। एट वन टाइम सिंगल यूज़र एंड टास्क शुड बी सिंगल। ठीक, इसी तरह दूसरे वाले में सिंगल यूजर एंड टास्क शुड बी मोर देन वन या मल्टीटास्क। तो इसी तरह तुम अपना इसे डिफाइन कर सकते हो। डेफिनेशन अगर कहीं लिखने के लिए आती है तो बस ऐसे ही छोटा छोटा लिख सकते हो। ध्यान रखना इसमें एट अ टाइम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। केवल एक टाइम की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि एक काम खत्म हो तो फिर से दूसरा, ऐसा नहीं, एक टाइम की ही बात हो रही है, दूसरे टाइम की नहीं। तो ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा टाइप। अब हम आगे चलते हैं, सबसे मेन ये वाला होता है, इसको ध्यान से समझना, यही इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो पहली चीज़ तो ये समझो, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये पहले के टाइम में यूज़ होता था, अब इसका काम नहीं होता, अब ये यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं यूज़ होता, इफ़िशियंसी, इसकी इफ़िशियंसी इतना अच्छी नहीं थी इसलिए। देखो इसमें होता क्या था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि जितनी भी हमारे पास प्रोसेस होती थी, मान लो ये हमारे पास प्रोसेस हैं, कंप्यूटर में ये प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस हो सकती हैं, मान लो ये कोई हम सॉन्ग सुन रहे हैं, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन करा रहे हैं, ये कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन है, ये कोई तीसरा, ये चौथा, ये कई सारे इसमें सॉफ्टवेयर ओपन है और ये सारे सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं। तो हमारे कंप्यूटर में इतनी प्रोसेस रन हो रही हैं।
अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता था कि इन सारी प्रोसेसेस का एक बैच बना देता था। बैच बनाने का मतलब एक जगह इकट्ठा करके कलेक्ट करके रख देना, बैच बना देता था। अब बैच बनाने के बाद हमारा जो सीपीयू होता था, सीपीयू या तो इसको तुम बोल सकते हो प्रोसेसर, जो सीपीयू या प्रोसेसर होता था, इसका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम होता था, जो प्रोसेस पहले आई है वो पहले एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी, यहाँ पे अपना सारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी और जब एग्जीक्यूशन उसका ख़त्म हो जाएगा तो वापस यहाँ पे आ जाएगी, वापस यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह ये जब ख़त्म पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी तभी बाहर आएगी, फिर ये S5 जाएगा, एग्जीक्यूशन होगा, बाहर आएगा। ठीक इसी तरह S4 जाएगा, एग्जीक्यूशन होगा, बाहर आएगा। इसी तरह ये सारी प्रोसेस एक टाइम में एक प्रोसेस सीपीयू के अंदर जाएगी, सीपीयू के अंदर जाएगी और उसके बाद अपना प्रोसेस जो भी होगा अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी और एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के बाद वो सीपीयू छोड़ के बाहर चली जाएगी। ये प्रोसेस होता है। तो ये हम काम करते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब तुम बोलोगे ये अच्छा तो था, बढ़िया तो है, ऐसे ही एक एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होती जाए, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती थी, मान लो कोई प्रोसेस घटिया है, कोई प्रोसेस घटिया है, मोटी है, कोई प्रोसेस जो है ना मोटी है, तो ये क्या काम करेगी, मोटी है, बड़ी है, तो ये अपनी एग्जीक्यूशन में ज़्यादा टाइम लेगी ना, अपनी एग्जीक्यूशन में ज़्यादा टाइम लेगी ना। अब कभी कभी तो ऐसा हो सकता है ये यहीं अंदर जाए और अंदर जाके फंस जाए। जैसे कपड़ा लेने जाते हो तो ट्रायल रूम में क्या करते हैं आदमी, ट्रायल रूम में होता है ना, ये इसका एग्जांपल वहीं से समझो, ट्रायल रूम वाला। एक आदमी जाता है अपना काम करने के बाद फिर से वापस आता है, दूसरा आदमी जाता है काम धाम करता है वापस आता है, तीसरा जाता है काम धाम करता है वापस आता है, ऐसा ही होता है ना। सेम ऐसा है। अब मान लो बीच में सारे लड़के जा रहे हैं ट्रायल रूम में और ट्रायल रूम से वापस आ रहे हैं, ट्रायल रूम में जाके वापस आ रहे हैं, वो जल्दी जल्दी करेंगे। अब बीच में एक लड़की पहुंच गई तो हो गया काम, शाम तक का काम खत्म, यही हो जाएगा ना। तो इसी तरह कोई एक इसमें से ऐसी प्रोसेस हो सकती है ना कि जो जाए अंदर चली जाए लेकिन बाहर आने में टाइम लगाए। तो जब बाहर आने में टाइम लगाएगा तो पीछे के जितने आदमी हैं सबको वेट करना पड़ेगा ना। ट्रायल रूम में अगर कोई लड़की घुस गई तो फिर वो टाइम लगाएगी तो बाहर सबको वेट करना पड़ेगा ना। तो वेट करना पड़ेगा तो बाहर के आदमी का मूड ख़राब होगा। अब मूड ख़राब होगा तो क्या होगा, तो वो यही कहेगा ना कि हटाओ इसको, इस मॉल से नहीं किसी दूसरे मॉल में जाके कपड़ा ले लेते हैं। तो इसीलिए जब यहाँ पे क्या हो गया, कोई प्रोसेस बड़ी है वो जाके यहाँ पे अपना सीपीयू देर तक कवर किए रहती है, वो उसको लिए रहती है, तो टास्क परफॉर्म दूसरे को नहीं करने देती। तो इसीलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इफ़िशियंसी है वो कम थी, इफ़िशियंसी कम थी, इसलिए लोगों ने इसको छोड़ के आगे आया, इसको नहीं यूज़ करना, मतलब यूज़ करना इसका बंद कर दिया। ठीक, तो ये हो गई बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके बाद ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, इसमें जो होता है ना, ध्यान से सुनना, टाइम का कंस्टेंट होता है। रियल टाइम में टाइम का तुमको कंस्टेंट होता है। अगर ये बोला कि 1 मिनट का टाइम तुम्हें मिलेगा तो तुमको 1 ही मिनट, मतलब 1 से 2 मिनट नहीं हो सकता है। ठीक, तो तुम यहाँ पे बस सिंपल से इतना करो कि टाइम कंस्टेंट वुड बी देयर। ठीक, मतलब इसमें टाइम की बाउंडेशन होगी, टाइम की लिमिट होगी। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तुम कोई वो एग्जीक्यूशन, वो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे इसी एग्जांपल में अगर बात करें तो ये जो OTP आता है ना मोबाइल में, OTP आता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो इनवैलिड हो जाता है ना। तो ये OTP वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होता है। और ये जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं ना, वहाँ पे टाइम का वो होता है ना कि इतने ही टाइम में वो रॉकेट चली जाना चाहिए, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होता ना। तो वहाँ पे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है।
तो बस तुमको इसमें केवल एक ही पॉइंट याद रखना है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें टाइम की बाउंडेशन हो, टाइम का कंस्ट्रेंट हो, टाइम की लिमिट हो, उसी को बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब टाइम का कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि एक किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद हम उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते, वो टास्क इनवैलिड हो जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल में क्या था, OTP जो सेंड होता है, ये सारी चीज़ें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा। ठीक, अब उसके बाद बारी आती है टाइम शेयरिंग की। टाइम शेयरिंग में क्या होता है, देखो हमारे पास ऐसी कई सारी प्रोसेस होंगी ना। अब किसी टाइम को, किसी पर्टिकुलर टाइम को हम कई सारे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब एक टाइम में ये एक मान लो हमारे पास 1 घंटा है। अब इस 1 घंटे को हम 5-5 मिनट में डिवाइड कर दिए, 5-5 मिनट में डिवाइड कर दिए। अब इस प्रोसेस को, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, तो इस P1 प्रोसेस को 5 मिनट के लिए इसको दे दिए। अब P2 को 5 मिनट के लिए दे दिए, P3 को 5 मिनट के लिए दे दिए, P4 को 5 मिनट के लिए दे दिए। तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाएंगे, फिर उसको बाद वो कंप्लीट, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो ना हो, लेकिन हम उसको लीव करके दूसरी प्रोसेस वापस से दे देंगे। मतलब कोई जितना हमारे पास टाइम हमारे पास है, उसी को, जितनी हमारे पास प्रोसेस है उसी में शेयर कर देंगे। समझे ना? जैसे इसको वैसे समझो, एक टीचर है, क्लास में एक टीचर आया और मान लो इसमें 30 बच्चे हैं, और क्लास का जो पीरियड है वो 50 मिनट का है, वो 50 नहीं 60 मिनट का ले लो, 60 मिनट का ले लो, तो 60 मिनट का ले लो। तो 30 स्टूडेंट हैं, 60 मिनट है और एक टीचर है। तो टीचर आएगा तो टीचर क्या काम करेगा, मान लो उसको कोई डाउट सेशन है उस दिन, तो टीचर क्या बोलेगा कि ईच स्टूडेंट के पास 2-2 मिनट का टाइम है, 2-2 मिनट का टाइम है। अपने उस 2 मिनट में जो जिसको पूछना हो वो पूछ ले, जो जिसको पूछना हो पूछ ले। तो क्या हुआ यहाँ पे, टीचर के पास टोटल 60 मिनट थे, टोटल उसके पास क्या थे, 60 मिनट थे। अब उन 60 मिनट से में उसने 2-2 मिनट के 30 स्लॉट बना दिया, 2-2 मिनट के 30 स्लॉट बना दिया, और एक स्लॉट एक स्टूडेंट को, दूसरा दूसरे स्टूडेंट को, तीसरा तीसरे स्टूडेंट को, ऐसे ऐसे करके असाइन करता चला गया। तो क्या होगा कि आसानी से सारे स्टूडेंट भी वो कवर हो जाएंगे, वो भी हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे होता है, जितना हमारे पास टाइम है उसको इक्वल स्लॉट में डिवाइड कर दो, इक्वल स्लॉट में डिवाइड कर दो। अब उसके बाद जितनी प्रोसेस हैं उसके अकॉर्डिंग उसको CPU असाइन करते जाओ, उतने टाइम के लिए CPU असाइन करते जाओ। अब उससे अगर वो ज़्यादा टाइम लेता है तो उसको CPU से बाहर उठा के फेंक दो। उसके कम टाइम में अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो CPU को इडिल बैठाए रहो, CPU थोड़ी देर इडिल बैठा रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारी बात सारी टाइम शेयरिंग की। अब इसके बाद जो होता है आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग देखो, ये मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग, ये दोनों जो होता है ना लगभग सेम होता है। देखो अब वो बस टर्म का डिफरेंट है, तो मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा। मल्टी प्रोसेसिंग, अब इसमें क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। देखो मल्टीटास्किंग मतलब एक टाइम में कई सारे काम कंप्यूटर में हम कर सकते हैं। आजकल के जितने भी तुम कंप्यूटर देखते हो ना, ये जो विंडो वाले सारे के सारे कैसे हैं, मल्टीटास्किंग। एक साथ तुम कई सारे काम कर सकते हो ना, एक साथ कम से कम 10 सॉफ्टवेयर ओपन किए रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओपन हो जाता है ना। सॉन्ग सुनना, गेम खेलना, कई सारे, कोई डॉक्यूमेंट बनाना, कई सारे काम हो सकते हैं ना। सिंपल से इसका बस इतना सा मतलब है कि एक टाइम में एक कंप्यूटर में कई सारे टास्क परफॉर्म करना, इसी को बोला जाता है मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, ये जो बस इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सुनना। ये जो मल्टीटास्किंग वाला टर्म है, ये एक्सटर्नल टास्क जो मतलब हम करते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर रन कराना, 2 सॉफ्टवेयर रन कराना, 3 सॉफ्टवेयर रन कराना, ये इस टर्म में यूज किया जाता है। और ये जो मल्टी प्रोसेसिंग है, ये इंटरनल टर्म है। इंटरनल टर्म, अब देखो तुम एक सॉफ्टवेयर रन कराओगे तो उसके रिलेटेड जो भी फीचर्स अंदर होगा, कंप्यूटर के अंदर होगा, वो अंदर परफॉर्म करेगा ना। तो उसके मल्टी प्रोसेसिंग मतलब कंप्यूटर के अंदर जितने बाहर से तुम प्रोग्राम रन करवाओगे, उतने ही प्रोसेस अंदर से भी रन करेंगी, तभी ये बाहर वाला
काम कर पाएगा। तो ये एक इंटरनल टर्म है, ये एक्सटर्नल टर्म है। कोई अगर सॉफ्टवेयर यहाँ मान लो जैसे मैं क्रोम मेरा बाहर से रन कर रहा है, बाहर मुझे दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे मल्टीटास्क। और अगर इसी क्रोम की जो करस्पॉन्डिंग प्रोसेस है अंदर, जो मेमोरी में जो काम हो रहा है, मेमोरी के बाद और जो तरह तरह काम हो रहा है, उसको बोलेंगे तो मल्टी प्रोसेसिंग। अब उसके बाद जो लास्ट आता है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में? देखो हमारा जो सीपीयू है, हमारा मान लो ये एक बड़ा सा सीपीयू है और प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसमें 8 प्रोसेस हैं। तो होगा क्या होगा कि अगर तुम इस सीपीयू को प्रोसेस दोगे तो अगर एक बार में एक ही टाइम में सारी प्रोसेस को अगर सीपीयू दे दिए तो होगा क्या? ये प्रोसेस आपस में एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएंगी ना, कौन किसकी प्रोसेस है ये समझ में नहीं आएगा। तो सेपरेट प्रोसेस को सेपरेट रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसके लिए क्या काम किया गया कि ये जो हमारा पूरा सीपीयू है, ये इसको क्या करो, इसको बना दो पावरफुल। अब पावरफुल बनाने के बाद इसको छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइड कर दो, सब पार्ट में। अब एक इसको दे दो, 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 एक इसको दे दो। और जो हमने सब पार्ट बनाया है उन सब पार्ट को एक एक प्रोसेस दे दो। तो सारी जो इसके सब पार्ट बने हैं वो प्रोसेस अपना करते रहेंगे अलग अलग, वो अपना अलग अलग प्रोसेस करके अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि एक बार में कम से कम 7 8 10 जितनी भी प्रोसेस होंगी एक बार में एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ये जो मल्टीटास्किंग इसको हम बोलते हैं, इसको कभी कभी मल्टी थ्रेडिंग भी बोला जाता है, इसको मल्टी थ्रेडिंग भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी सीपीयू के टाइप के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे की चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू।